वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक ऐसा कंटेंट जो जनरली हमको कई बार जानने की आवश्यकता महसूस कराता है वो है कि हम किसी इवेंट के साथ इसका कोरिलेशन करते हैं। कोई काम करना, कोई परफॉर्मेंस करना, किसी भी तरह का निष्पादन करना, अगर वो किसी घटना के ऊपर जोड़ दिया जाए तो उसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या सायोगिक अनुबंध के नाम से जान सकते हैं। ये स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। विशेष श्रेणी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें से एक श्रेणी सायोगिक अनुबंध की मानी जाती है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की मानी जाती है, जिसमें परफॉर्मेंस को किसी फ्यूचर घटना के साथ जोड़ दिया जाता है। वो घटना बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उसका अगर घटना निश्चित है तो इस रेंज में उसको हम शामिल नहीं करेंगे। वो अनसर्टेन नेचर की होनी चाहिए। बेसिक चीज़ ये है कि वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसा होने पर अगर कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है, अदरवाइज अगर किसी होने वाली घटना या दिखाई देने वाली घटना इसके आधार पर आपने कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ के रखा है तो वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की रेंज में जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कंटिंजेंट सायोगिक अनुबंध, यानी संयोग से बाई चांस ऐसा हो सकता है, किसी भी रूप में वो घटनाक्रम घटित हो सकती है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नेचर की नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। उसका होना ही संभव नहीं है। जैसे आपके साथ हम कर लें कि जैसे ही हमारे सभी विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद में इतने समय में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो वो एक संभावना भी है, संयोग भी है, वो घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो, सबको जॉब नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। कई अपना बिजनेस करते हैं, कई दूसरी फील्ड में अपना भाग्य आजमाते हैं, कई हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ से और इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन अगर ये कहें कि मैं सभी मेरे स्टूडेंट्स को 1-1 लाख रुपए दूंगा अगर बीकॉम का जो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन होगा, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में जब आप पास आउट हो जाएंगे 3 साल बाद, उस समय हर व्यक्ति को मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा, बशर्ते मेरे सभी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न आए। अब ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फर्स्ट आने का जो एक रेंज रहता है वो 10 से 20% के बीच में रहता है। और खींच लें हम 50% तक ले जाए, लेकिन 100% आना पॉसिबल नहीं है। ये लगभग इम्पॉसिबल टास्क है। क्यों? अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होती है, एक लर्निंग परसेप्शन की बात होती है, उसमें जो डिफरेंसेस आ जाते हैं उसकी बात हो सकती है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए पहले जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 31 में इसको डिफाइन किया हुआ, उसको देख लिया। ये है अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है और नहीं करने के बारे में हो सकता है। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, कि इस अनुबंध में जिस घटना को हमने इंक्लूड किया है, जिसको हमने कोलैटरल करके देखा है, उसका अगर घटना होता है या नहीं होता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भी है या ऐसा नहीं हुआ। कई बार ये भी होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सभी विद्यार्थी फेल नहीं हुए, अगर सभी विद्यार्थियों की सेकेंड डिवीजन नहीं है, इस तरह से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम अनुबंध की रेंज में ला सकते हैं। लेकिन वो ये है कि कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, उस चीज़ को पहले से डिसाइड करना जरूरी है कि ये घटना के घटित होने पर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन आप डिसाइड कर लेंगे तो वो कंटिंजेंट या सायोगिक अनुबंध की श्रेणी का अनुबंध माना जाएगा। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ध्यान रखना, कोई भी आया है, अगर आखिर में कॉन्ट्रैक्ट शब्द लिखा हुआ है, इससे पहले कुछ भी आया है, आने वाली क्लासेस में बहुत सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आपके साथ करेंगे अगले 3-4 लेक्चर में। तो उस समय आपके सामने ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, यानी 2 पार्टीज भी होंगी, एक एग्रीमेंट भी होगा, यानी प्रपोजल या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वो स्थिति भी रहेगी, और वेरिड कॉन्ट्रैक्ट के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब उसमें इंक्लूड है। यानी पार्टीज में कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी भी है, उनकी कंसिडरेशन की स्थिति बनी है, वो लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अनुबंध की श्रेणी में आए हैं।
जो लीगल तरीके से काम हो सकता है वो करने की बात है, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया है, ये सब बातें यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो बातें होनी चाहिए वो सब उसमें है, ये हम निश्चय करके चले। और बाद में जो फीचर है कंटीजेंट, इसके साथ हमारे क्या क्या बातें होनी चाहिए वो इस सेगमेंट में देख लें। पहला था डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट। कंटीजेंट का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, ऐसी घटना जो भविष्य में घट सकती है या नहीं भी घटे, ये सब हो सकता है, लेकिन होगा फ्यूचर में। आज हम कुछ नहीं कर सकते, पास्ट के हिसाब से नहीं करेंगे, आज की डेट में नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए हम इस चीज़ को जोड़ के देखेंगे। डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट, आने वाले समय के साथ उसका अगर किसी भी तरह का जुड़ाव है तो वो कंटीजेंट चीज़ है। दूसरा है इवेंट ऑफ अनसर्टेन नेचर। अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, अगर सर्टेनिटी है तो कंटीजेंट नहीं है, संयोग की बात नहीं है। बाई चांस ऐसा हो सकता है, बाई चांस लॉटरी लग सकती है, अगर लॉटरी लगना पक्का है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसी तरह का जो भी काम करने का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें एक संभावना है, हो भी जाए नहीं भी हो, दोनों चीज़ों की बात इसमें हो सकती है, तो उसमें होना चाहिए अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, अनिश्चितता होनी चाहिए। अदरवाइज हमारा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर हमको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी काम चल जाएगा, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं हम उसके आधार पर भी काम चल जाएगा। अगर कंटीजेंट कह रहे हैं तो उसके साथ दूसरी फीचर हमने जोड़ी है, वो है अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता की स्थिति हो भी जाए नहीं भी हो। फिर है इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये जरूर है, इसके समकक्ष होनी चाहिए, समपार्श्विक होनी चाहिए, इसका पार्ट होनी चाहिए। जो हमने एग्रीमेंट में जिन कंटेंट्स को शामिल किया है वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उसके संपार्श्विक होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो कंटीजेंट वाली स्थिति बनेगी, अदरवाइज फिर इसका हम अभाव इसमें पाएंगे। फिर है इवेंट शुड हैपन बिफोर परफॉर्मेंस, कि हम अनुबंध को कब पूरा करेंगे, जब वो घटना घटित हो जाए, कौन सी, जो फ्यूचर में होने वाली है, जो अनसर्टेन नेचर की है, और जो कोलेटरल है इस कॉन्ट्रैक्ट के संपार्श्विक है, वो घटना पहले घटे, ऐसा होने पर हम परफॉर्मेंस करेंगे। ये इसमें एक इम्प्लाइड बात होती है। अगर घटना नहीं घटी तो दूसरी पार्टी को भी अपने कमिटमेंट को पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने जो भी एक दूसरे के साथ प्रोमिसेस किए हैं या म्यूचुअल प्रोमिसेस किए हैं या कमिटमेंट्स किए हैं, उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो डिपेंड करता है। अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो घटना घटित होनी चाहिए बिफोर परफॉर्मेंस। जो असर्टेन नेचर की इवेंट हो सकती है उसका घटना इससे पहले जरूरी है। फिर बात करते हैं अपन, इवेंट शुड नॉट डिपेंड ऑन विल ऑफ अदर साइड। बहुत इंपॉर्टेंट कि उस घटना का घटना या नहीं घटना किसी पक्षकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उसके जो दूसरे एस्पेक्ट होते हैं उसके दिशा में उसको ले जा सकता है, वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, वो किसी भी तरीके से उसकी ओरिजिनलिटी को खत्म कर सकता है या घटना को घटने से रोक सकता है, या उसके सारे अगर पकड़ में मैटर होता है तो फिर ये एक स्पेकुलेशन हो जाएगा, सट्टा हो जाएगा, जुआ हो जाएगा। वो कंटीजेंट की बात नहीं करेंगे अगर किसी भी पक्षकार की इच्छा के ऊपर वो टिका हुआ है कि वो चाहे तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ऐसा कर रखा है, जैसे कई बार होता है ना कि कोई अथॉरिटी है, आईटी सेक्टर में जैसे होता है जनरली कि आपको आईटी सेक्टर में एंट्री करने की, किसी वेबसाइट में एंट्री करने की लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह की स्थिति होती है, अगर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दूसरी अथॉरिटी है जो जब चाहे वो अपना परमिशन देने का विड्रॉ करने का काम कर सकती है, तो फिर घटना घटे अरे हमारे पास परमिशन ही नहीं, हम कैसे कर सकते थे, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उसको उसे हम शामिल नहीं करेंगे। फिर है एक रीजनेबल टाइम पर होना चाहिए वो घटना जिसका हमने यहाँ पर उल्लेख किया है कि फ्यूचर इवेंट है, अनसर्टेन नेचर की है, ठीक बात है, लेकिन वो कब तक घटे, कब तक वेट करें। अनलिमिटेड टाइम पीरियड की बात कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है कि इंतजार करेंगे, क़यामत तक इंतजार करेंगे, क़यामत तक की आवश्यकता नहीं है, आपको एक रीजनेबल टाइम पीरियड तक वेट करना है। अब रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो सकता है, या तो हमने जब एग्रीमेंट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट की स्थापना की थी, उस समय हमने वो टाइम पीरियड फिक्स कर लिया, बाई चांस नहीं है उस समय टाइम पीरियड की बात नहीं हो पाई या दोनों पक्षकारों ने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, तो जनरली
उस तरह के काम के लिए, उस तरह के इवेंट्स की हैपनिंग के लिए अगर जनरल ट्रेंड देखा जाए और जगह पर बात देखी जाए और संस्थाओं में ऐसा देखा जाए तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड क्या माना जा सकता है, उस टाइम पीरियड तक वेट किया जाए। जैसे बीकॉम होने के बाद में जो किसी पर्टिकुलर रेंज की जॉब में एंट्री करते हैं उसके लिए कोई हम ऑफर की बात करें, अब कब तक कि विद इन 3 ईयर फ्रॉम पासिंग द पार्ट 3rd एग्जामिनेशन, कि 3rd ईयर का एग्जाम पास करने के 3 साल के भीतर भीतर अगर कोई इस तरह की रेंज, कैसी जैसा हमने डिसाइड कर लिया है, फ्यूचर इवेंट को डिसाइड कर लिया है कि जो जैसे हम ये कहते हैं कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में एंट्री लें। अब इसके लिए हमको रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है पता होना चाहिए कि पहले बीकॉम तो हो गई, यहाँ से बीकॉम के बाद क्या होगा, पीजी करना जरूरी होगा, एमकॉम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बाद में आपको नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, यूजीसी का नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद में पीएचडी की रिक्वायरमेंट की बात हो सकती है। तो अब रीजनेबल टाइम पीरियड क्या माने कि मान लो 5 साल का टाइम दिया कि आफ्टर पासिंग पार्ट 3rd एग्जामिनेशन इफ यू एंटर इन कॉलेज एजुकेशन एज असिस्टेंट प्रोफेसर देन आई एम गोइंग टू गिव यू सम अवार्ड रिवार्ड वट एवर एप्लीकेबल, वो चीज़ हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। फिर बात करो आप वॉइड इन केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, भविष्य में घटने वाली घटना के ऊपर कर लें, लेकिन अगर वो इम्पॉसिबल नेचर की है तो वो घटे या नहीं घटे उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हमने शुरू से बात की है, जब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे, उस समय भी इस बात को क्लियर कर लिया कि अगर इम्पॉसिबल नेचर है जिसका घटना संभव ही नहीं है, क्या संभव नहीं है, जैसे डिमोनेटाइजेशन की बात हम अक्सर इसके बारे में करते हैं कि 3 साल पहले 4 साल पहले जो 1000 और 500 रुपये के नोट चला करते थे उनको अब लीगल करेंसी के रूप में मानने से मना कर दिया, वो लगभग अब चलन से बाहर हो गए। अब वो अगर किसी के पास है और उसके पेमेंट के साथ किसी एग्रीमेंट को जुड़ा गया तो ये इम्पॉसिबल बात मानी जाएगी। या चांद तारे तोड़ लाएँ, कई बार ये फिल्मी डायलॉग होते हैं, वो चांद तारे तोड़ना संभव नहीं है, वहाँ तक जाना भी संभव नहीं है, तो उसके आधार पर अगर किसी बात को जुड़ा जाए, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, पॉसिबल हो। एक हम कहें कि ऐसा व्यक्ति जिसके कैपेसिटी में काम करना संभव हो सकता है वो कर पाए, कोई भी व्यक्ति कर पाए, ऐसे नेचर का हो और रीजनेबल टाइम पीरियड की बात हो। अगर ये सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सांयोगिक प्रकृति का अनुबंध है। तो ये कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम कोई काम तो करना चाहते हैं, किसी भी तरह की प्रॉमिस का कॉम्प्लायंस तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ किसी घटना का घटित होना ये जोड़ दिए जाए, और कैसी घटना जो अनसर्टेन नेचर की है, ये बहुत ज़रूरी होगा। अगर सर्टेनिटी है, होकर रहनी है, ऐसा तो होगा ही, ये पता है, तो फिर कंटिजेंट की बात नहीं करो, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट, उन चीज़ों के आधार पर बात करते हैं। तो एक और एस्पेक्ट आज हमने इसके बारे में आपको क्लियर किया। अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो और रेंज है अगले 2-3 क्लासेस में हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन आपके एंड के ऊपर जो बात आती है वो ये है कि एक तो क्वेरीज आपकी तरफ से ज़्यादा नहीं आती है। हमने अक्सर देखा है, आपसे कह रखा है कि जो भी टॉपिक कवर किया गया है उसको वेरी सेम डे, अगर हो सकता है इसके नोट्स आप तैयार कर लें और उसके बारे में कहीं भी कन्फ्यूजन आपका है तो उसकी टेलीफोनिक या व्हाट्सएप के माध्यम से या मैंने मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको दे रखा है, उसके माध्यम से आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वो लगभग नेग्लिजिबल है, कभी कभार केवल कहते हैं एक रस्म के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए जरूर कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, अदरवाइज वो तो हम दूसरी गलत पर भी मान के चल सकते हैं कि हर बात हर व्यक्ति को समझ में आ रही है, जो शायद नहीं होता है। तो अगर है कहीं चैलेंज आता है, कोई गैप रह जाता है, तो उसको ज़रूर आप उसको दूर करने की कोशिश करें और लर्निंग लगातार आपकी चलती रहे और इसको आप जिस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं वो आपके ही इंटरेस्ट में रहेगी। तो एक बार फिर से गुड लक। मैं हट रहा हूँ, उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसकी नोट्स बनाकर उसकी आप लगातार प्रैक्टिस करने की प्रोसेस कंटिन्यू रखें। गुड लक।